जल विद्युत शक्ति। जल विद्युत का विकास जैसे जैसे औद्योगिक क्रांति हुई और नवीन प्रौद्योगिकी का विकास हुआ, वैसे ही जल विद्युत शक्ति के विकास की ओर ध्यान गया। टरबाइन, डायनेमो और पोर्टलैंड सीमेंट के विकास ने नदियों पर बांध बनाकर ऊपर से नीचे गिरते जल से विद्युत शक्ति उत्पादन की संभावनाओं को बढ़ाया और जल विद्युत शक्ति का उत्पादन होने लगा। जल विद्युत शक्ति के उत्पादन के लिए कुछ आवश्यक दशाएं होती है। उन दशाओं के होने पर सुगमता से, आसानी से जल विद्युत का विकास उत्पादन किया जा सकता है, जिनमें मुख्य रूप से हैं भौतिक दशाएं। भौतिक दशाओं के अंतर्गत ऊंचाई, यदि नदी का जल अत्यधिक ऊंचाई से नीचे गिर रहा है तो उसको प्राकृतिक रूप से वहाँ पर एक सुगमता उपलब्ध है कि आसानी से गिरते जल से टरबाइन को घुमाकर जल विद्युत का विकास किया जा सकता है या उत्पादन किया जा सकता है। जितनी अधिक ऊंचाई से जल ऊपर से नीचे गिरेगा उतनी ही अधिक मात्रा में शक्ति विद्युत का उत्पादन होगा और जल की विभव शक्ति और भूमि का ऊंचाई का सीधा संबंध होता है। दूसरा, भारी वर्षा की भारी मात्रा। जहाँ तक संभव हो नदियों के उद्गम क्षेत्र में भारी वर्षा होनी चाहिए ताकि वर्ष भर जलधारा में जल की पर्याप्त मात्रा बहती रहे। और वर्ष भर जब नदियों में जल की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध होती है तो उस नदी पर बनने वाले जल विद्युत केंद्रों से वर्ष भर विद्युत शक्ति का उत्पादन होता रहता है। इसलिए ज़्यादातर जो बड़े बांध हैं वो सदानीरा नदियों पर बनाए गए हैं। सदानीरा नदियों पर बांध बनाने का एक फ़ायदा यह भी होता है जल विद्युत शक्ति बनाने का कि वहाँ बड़े बांध बनाकर आसानी से विद्युत शक्ति का उत्पादन किया जा सकता है। तेज़ ढाल, जिस इलाके से नदी गुजर रही है उस इलाके में ढाल तीव्र होना चाहिए ताकि जल तीव्र गति से आके नीचे गिरे। जल की समान मात्रा का बहना, नदी या झील से बहने वाले जल की मात्रा समान बनी रहनी चाहिए। अगर असमान मात्रा है तो उसमें समानता लाने के लिए जलाशय, बांध आदि बनाकर उसको समान मात्रा का किया जाता है। यदि नदी के मार्ग में प्राकृतिक जलप्रपात, झरने इत्यादि हैं तो जल विद्युत उत्पादन के अनुकूल होते हैं। तापमान, शीतकाल में उस क्षेत्र का, जिस क्षेत्र में जल विद्युत की संभावना है उस क्षेत्र का तापमान हिमांक से ऊपर होना चाहिए ताकि नदी का जल जम न पाए और विद्युत उत्पादन में किसी प्रकार की कोई बाधा न हो। मार्ग में झीलें, यदि नदी के मार्ग में कई झीलें हैं तो वे अनुकूल होती है क्योंकि जो अवसाद होते हैं, चलछट होती हैं, उसको झील रोक लेती है और जिससे जलधारा में तलछट कम हो जाता है और इसके कारण विद्युत उत्पादन में किसी प्रकार का व्यवधान नहीं आता। आर्थिक दशाएं, बाजार की समीपता, सघन जनसंख्या वाले औद्योगिक तथा व्यापारिक केंद्रों पर और नगरीय क्षेत्रों में विद्युत की मांग अधिक होती है, इसलिए बाज़ारों की समीपता जल विद्युत उत्पादन के लिए आवश्यक होती है। 400 या 500 किलोमीटर की दूरी तक बिजली को सरलता से नहीं पहुंचाया जा सकता और दूर क्षेत्रों पर पहुंचाने में मार्ग में ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉस होता है। विद्युत के उत्पादन के साथ साथ आवश्यक है कि उसकी मांग भी हो। यदि मांग नहीं होगी तो पर्वतीय क्षेत्रों में और दुर्गम क्षेत्रों में आवश्यक दशाएं अनुकूल होने के उपरांत भी वहाँ विद्युत का उत्पादन नहीं किया जा सकेगा। पूंजी, नदी पर बांध बनाने, जलाशय बनाने, शक्तिगढ़ का निर्माण करने, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए लाइनें बनाने, इंजीनियर्स के रहने के लिए आवास बनाने के लिए भारी पूंजी की आवश्यकता होती है। इसलिए सरकार ही इतनी लागत का भार वहन करती है क्योंकि वे इसके द्वारा बाढ़ नियंत्रण, नौका परिवहन, ऊर्जा उत्पादन से औद्योगिक विकास तथा सिंचाई आदि योजनाओं को क्रियान्वित कर लेती है। प्राविधिक ज्ञान, विद्युत उत्पादन के लिए तकनीकी ज्ञान भी होना आवश्यक है। तकनीकी ज्ञान के अभाव में न तो
अच्छे संयंत्र स्थापित किए जा सकते हैं, ना ही नवीन तकनीकी के डायनामो इत्यादि का विकास किया जा सकता है, ना ही समय पे उनका रिपेयरिंग हो पाएगी। इसलिए तकनीकी ज्ञान होना आवश्यक है और विद्युत उत्पादन के लिए विभिन्न प्रकार के इंजीनियरों की आवश्यकता होती है। कुशल इंजीनियर भी इसके लिए आवश्यक है। परिवहन के साधन, बांधों, शक्तिगृहों आदि का निर्माण करने के लिए सीमेंट, ईंट, लोहा आदि पदार्थों को ढोने के लिए परिवहन के साधनों का होना भी आवश्यक है। जल विद्युत शक्ति का वर्तमान समय में उपयोग बढ़ा है। जैसे जैसे औद्योगिक और नगरीकरण हुआ वैसे वैसे ऑटोमोबाइल, रेलवे, परिवहन के साधन, उद्योगों, कल कारखानों का विकास हुआ, जिसके कारण पर्यावरण प्रदूषण भी बढ़ा। पर्यावरण प्रदूषण बढ़ा तो उसके कारण ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याएं बढ़ी। ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए विश्व में विभिन्न यूएन के नेतृत्व में, UNCEP के नेतृत्व में कई प्रकार के, यूनाइटेड नेशन के नेतृत्व में कई प्रकार की वो चर्चाएँ हुई, कन्वेंशंस हुए। उन कन्वेंशंस में जैसे क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस कन्वेंशन इत्यादि, कोपेनहेगन चर्चाएँ, इन सब में एक ही चीज़ उभर के आई कि कैसे न कैसे करके स्वच्छ विद्युत शक्ति का विकास किया जाए और स्वच्छ ऊर्जा के संसाधनों का विकास किया जाए ताकि प्रदूषण कम हो। इसी संदर्भ में हम देखें तो जल विद्युत शक्ति एक ऊर्जा का स्वच्छ स्रोत है, जिससे किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं होता। इसके साथ साथ जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, आणविक ईंधन एक ही बार उपयोग किए जा सकते हैं, दोबारा उनको उपयोग नहीं किया जा सकता। अर्थात ऊर्जा का अक्षय संसाधन है जल विद्युत शक्ति। स्वच्छता, कोयला तथा तेल के उपयोग से विभिन्न प्रकार का प्रदूषण होता है, परंतु जल विद्युत शक्ति से किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं होता। इसलिए जल विद्युत शक्ति अन्य ऊर्जा के संसाधनों की तुलना में एक स्वच्छ ऊर्जा का संसाधन है। भारीनता, कोयले और तेल में भार होता है, उनके परिवहन तथा प्रयोग करने में भार उठाना पड़ता है, परंतु बिजली में कोई वजन नहीं होता। यह तो तारों के द्वारा प्रवाहित रहती है तथा इसको उठाना रखना नहीं पड़ता। उपयोग में सरलता, दुर्गम स्थानों तक पहुंच, विकेंद्रीकरण में सहायक होती है। कोयले और तेल, पेट्रोलियम की अपेक्षा जल विद्युत उत्पादन पर व्यय कम होता है। घरेलू उपयोग में सरलता, हाई वोल्ट की शक्ति होती है। इत्यादि कारणों से जल विद्युत शक्ति अन्य जो ऊर्जा के संसाधन हैं उनकी तुलना में महत्वपूर्ण हो जाती है। जल विद्युत शक्ति के द्वारा दुर्गम क्षेत्रों तक में भी पहुंच होती है। जैसे छोटे प्लांट लगा के उन इलाकों में विद्युत का प्रसारण कर दिया गया और एकाकी क्षेत्रों तक पहुंच होती है। स्थानीय लोगों को ऊर्जा का स्वच्छ स्रोत उपलब्ध हो जाता है। अतः जल विद्युत शक्ति का उपयोग और विकास सरकारें अधिकतम कर रही है ताकि लोगों तक स्वच्छ ऊर्जा का पहुंच हो सके। धन्यवाद।